विद्युत क्षेत्र। आज की हेडिंग है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपने पढ़ा कूलाम का नियम, उसको समझते हैं। कूलाम के नियम में कहा गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसमें हमने देखा कि दो आवेश होते हैं, जैसे कि एक प्लस आवेश हो गया, दूसरा माइनस आवेश, और कहा गया कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अगर एक प्लस आवेश है दूसरा माइनस आवेश है, तो यहाँ पर हम अनुभव कर रहे हैं कि आकर्षण बल हो सकता है या आकर्षण बल ही होगा, क्योंकि यह धनात्मक आवेश है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू आवेश है। अब हम यहाँ पर बल का अनुभव कर रहे हैं, अर्थात ऐसा लग रहा है कि प्लस आवेश माइनस आवेश दोनों आपस में क्या होना चाहते हैं, आकर्षित। यानी यहाँ इसके क्षेत्र में हम क्या अनुभव कर रहे हैं, बल का अनुभव कर रहे हैं। बल के अनुभव को हमको एक काल्पनिक रेखा के रूप में लेना है। ऐसी रेखा जैसे माना जाए जैसे दो चुंबक होते हैं, आपस में नज़दीक लाए जाएं तो उनमें बल का अनुभव होता है। तो हम मानते हैं कि इनके बीच में कोई काल्पनिक रेखा है, दोनों आपस में आकर्षित होने का गुण का अनुभव कर रही हैं। तो यही काल्पनिक रेखा, यही इतने अंतर्गत जो काल्पनिक रेखा होगी वही कहलाएगी विद्युत क्षेत्र। अब पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं कि इसमें एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा माइनस क्यू आवेश है, दोनों के मध्य आकर्षण बल का अनुभव हो रहा है। अगर हम यहाँ से माइनस क्यू आवेश को हटा लें तो क्या प्लस क्यू आवेश में कोई बल का अनुभव होगा? माइनस क्यू आवेश था तो दोनों में बल का अनुभव हुआ, क्योंकि एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, दोनों ने आकर्षण बल का अनुभव किया। क्या एक आवेश हटाने पर बल का अनुभव होगा? हम कहेंगे हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको यहाँ पर थोड़े फिगर के माध्यम से समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखा गया है कि एक में तीर का निशान बाहर की ओर है और दूसरे आवेश में तीर का निशान अंदर की ओर है। तो इसमें हमको ये समझना है कि जहाँ पर भी तीर का निशान बाहर की ओर रहेगा वो प्लस क्यू आवेश है, और जहाँ पर भी तीर का निशान अंदर की ओर रहेगा वो माइनस क्यू आवेश है। यह प्रदर्शित करता है कि एक अकेला आवेश अथवा आवेश का समुदाय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। प्लस क्यू आवेश के द्वारा यह काल्पनिक क्षेत्र घेरा गया है, माइनस क्यू आवेश के द्वारा यह काल्पनिक क्षेत्र घेरा गया है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश अथवा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल का अनुभव होता है वही क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे उसकी बात कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र हेडिंग लिखेंगे और इसमें बताएंगे जितना भी समझाया गया, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह समस्त क्षेत्र जिसमें उपस्थित कोई अन्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जो दो फिगर बनाए गए हैं यह बता रहे हैं कि इतना घेरा गया क्षेत्र, चाहे वो प्लस क्यू आवेश के लिए हो या माइनस क्यू आवेश के लिए हो, ये जो क्षेत्र घेरा गया है, ये जो क्षेत्र बनाया गया है, यही क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है। यह काल्पनिक रेखा है। अब यहाँ पर फार्मूला क्या होगा विद्युत क्षेत्र का? अगर किसी बिंदु पर आर दूरी पर आवेश q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है तो E वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान आर स्क्वायर आर कैप, इसका एकांक सदिश वेक्टर लगाया जाएगा। यानी ये व्यंजक है विद्युत क्षेत्र का, जहाँ पर आर स्थित सदिश है, या कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं उनकी दूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर दूसरा और विद्युत क्षेत्र का परिभाषा देख लेते हैं कि एकांक आवेश के कारण
आरोपित बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, या एनसीईआरटी बुक में न्यूटन प्रति, माइनस को प्रति बोलेंगे यहाँ पे, न्यूटन प्रति कूलाम इस तरीके से मिलेगा। यह सदिश राशि है। इस फिगर की बात करी जाए तो फिगर नंबर ए में देखिए, इसमें लिखा है आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी यहाँ पर आवेश धनात्मक है और धनात्मक आवेश हम कभी भी देखेंगे तो उसमें तीर का निशान बाहर की ओर ही रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर है ऋणात्मक आवेश, और ऋणात्मक आवेश का अर्थ है तीर का निशान अंदर की ओर रहेगा, यानी आवेश प्लस Q अनंत की ओर जाता है और आवेश माइनस Q अनंत से होकर किसी बिंदु पर आता है। यहाँ पर धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होता है। ये देखिए बाहर की ओर उन्मुख है। इसके बाद ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से अंदर की ओर उन्मुख होता है। तो यहाँ पर ऋणावेश के कारण यहाँ पर आवेश अंदर की ओर उन्मुख है। नेक्स्ट हेडिंग है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। अब कई आवेशों का निकाय है, जैसे कि विद्युत क्षेत्र को परिभाषित किया गया, कहा गया कि किसी विद्युत आवेश, चाहे वो एक आवेश हो या एक से अधिक आवेश हो, आवेशों के समुदाय के चारों ओर का समस्त क्षेत्र, जो भी इसी तरीके से जितने आवेश होंगे इसी तरीके से क्षेत्र घेरेंगे, प्लस आवेश रहेंगे तो बाहर की ओर रहेगा और माइनस आवेश रहेगा तो अंदर की ओर, बिंदु के अंदर की ओर रहेगा। जो कुछ भी रहेगा वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो वहाँ पर उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तरीके के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यहाँ पर आवेश के निकाय के कारण हमें उत्पन्न करना है, हमें प्राप्त करना है व्यंजक। तो कई आवेश हैं और उसके लिए हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने पहले ही लिख दिया आवेशों का मतलब कई आवेश लिख लिया, माना आवेशों का एक निकाय Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है, यानी कई आवेश हैं। अब कई आवेश हैं तो बिंदु से उनकी दूरियां भी अलग होंगी, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 डॉट डॉट वेक्टर Rn हैं। तो इसके आगे अब हम इसका फिगर देखते हैं कि किस तरीके से फिगर को बनाना है। तो यहाँ पर फिगर इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर एक बिंदु, एक कण P होगा और इस P से हमने कहा कि यहाँ पर कई आवेश के समुदाय होंगे, जैसे कि Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn। तो यहाँ पर समझने के लिए चार आवेशों को लिया गया है, और जब हम चार आवेश यानी Q1 Q2 Q3 Q4 को समझ जाएंगे तो उसी के आधार पर Qn तक भी लगा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक P है कण, सबसे पहला पॉइंट जहाँ पर आवेश होता है वहाँ पर बल का अनुभव होता है, और बल के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसको हमको ध्यान में रखना है। अर्थात आवेश की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर है आवेश Q1 यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। किसके कारण, P के कारण। तो यहाँ पर Q1 पर P के कारण यहाँ पर E1 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेंगे E से। तो पहला आवेश है तो Q1 हो गया। Q2 आवेश के कारण यहाँ पर उत्पन्न हुआ है E2 विद्युत क्षेत्र, और हमने कहा कि जो भी बोल्ड अक्षर में मिलेंगे वो होंगे वेक्टर के रूप में, यानी हमें वेक्टर ही बोलना है। Q3 आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है विद्युत क्षेत्र वेक्टर E3। इसी प्रकार से Q4 आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है विद्युत क्षेत्र E4। तो इसी तरीके से कहीं पर Qn आवेश होगा, आवेश का समुदाय चाहिए, तो उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र En। तो आगे हम इसको लगाते हैं। इसके पहले फिर से एक बार नज़र में देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला होता है
ई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश Q है, Q1 Q2 Q3 जो कुछ भी रहेगा उसको हम रख देंगे Q/r² और r कैप। इसी फार्मूले का प्रयोग करना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के लिए बार बार यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो फिगर हमने यहाँ पर बना दिया है। Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, यहाँ पर Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, यहाँ पर एक स्थिर सदिश P बनाया गया है। तो क्या करते हैं, Q1 आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र होता है E1 वेक्टर E1। Q2 आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र होता है वेक्टर E2। Q3 आवेश के लिए वेक्टर होगा विद्युत क्षेत्र होगा E3। इसी तरीके से Q4 आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र होगा वेक्टर E4। इसी तरीके से एक छोड़ दिया गया है और कहा गया है कि ये n तक इसी तरीके से आवेश के समुदाय निकाले जा सकते हैं। अब यहाँ पर है आवेश और यहाँ पर है कोई बिंदु, कोई कण P, जिसके लिए हमको पता करनी पड़ेगी यहाँ से सभी आवेशों की दूरी। तो हम दूरी को व्यक्त करते हैं r से, और ये P तक है, ये पहली दूरी है तो इसे कर लेंगे r1P। इसी तरीके से आवेश Q2 है, दूसरी दूरी है तो इसे कर देंगे r सफिक्स में 2P। इसी तरीके से तीसरी दूरी है तो यहाँ पर कर देंगे r3P। इसी तरीके से आवेश Q4 के लिए लिख देंगे r4P। यही इसकी स्थित सदिश होंगे। अब हम फिर से एक बार याद दिलाते हैं कि यहाँ पर जो नियम होता है कूलाम का विद्युत क्षेत्र का, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² कैप होता है, जहाँ पर स्थिर सदिश r के रूप में भी दिखा सकते हैं। वो दूरी प्रदर्शित करने के लिए होता है, यानी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² का प्रयोग करना है, जो कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से आया हुआ है। शुरू करते हैं। तो हमने शुरुआत की है यहाँ से कि हम लिखेंगे आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, माना आवेशों का एक निकाय Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है। इसके बाद कहेंगे जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिर सदिश क्रमशः क्या क्या हैं, R1 R2 R3। इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो R1 को R1P पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर P माना गया है। इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कारण कौन है, आवेश Q है। तो यहाँ आप लिखेंगे आवेश Q के कारण, आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र। और लिखते कैसे हैं, Q1 के कारण है पहला आवेश, तो विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न हुआ Q1 के कारण, E1। तो यहाँ पर लिखेंगे E1 इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आवेश है तो हमारा आवेश है Q1 अपान r²। तो r के स्थान पर होगा r1P। तो यहाँ पर लिखेंगे r1P और यहीं पर कर देंगे स्क्वायर। तो r का सदिश r कैप है तो r1P का सदिश होगा r1P का कैप। समीकरण नंबर कर देंगे फर्स्ट। इसी तरीके से आवेश Q2 के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश Q2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। तो दो निकाल लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इसी तरीके से डॉट डॉट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आवेश Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है Q2 के लिए विद्युत क्षेत्र है E2। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर E2 इज इक्वल टू E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो Q के स्थान पर हमारा आवेश है Q2 अपान r²। तो r के स्थान पर Q2 की दूरी कितनी है, r2P का स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर होता है जिसका वेक्टर उसी का कैप। तो r
2p का स्क्वायर करें हैं तो r2p का करेंगे कैप। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इसी तरीके से n आवेशों के लिए मान निकाल सकते हैं। अपने आप से ही थोड़ा सा सोचिए, Q1 के कारण Q2 के कारण निकाल दिए हैं, तो क्या हम आवेश Qn के कारण निकाल सकते हैं? Qn के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो कैसे निकालेंगे? Q1 के लिए विद्युत क्षेत्र E1, Q2 के लिए विद्युत क्षेत्र E2, तो Qn के लिए विद्युत क्षेत्र होगा En इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q1 के लिए आवेश Q1, Q2 के लिए आवेश Q2, तो Qn के लिए आवेश होगा Qn। इसके बाद Qn के लिए दूरी R1p, Q2 के लिए दूरी R2p, तो Qn के लिए दूरी होगी Rnp का स्क्वायर Rnp का कैप। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर लगाएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत पिछले वीडियो में बताया गया है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या करता है? सभी आवेश के समुदाय के कारण उत्पन्न बल को योग करता है। तो यहाँ पर आवेश के समुदाय के कारण क्या उत्पन्न हुआ है? विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का योग है। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो यहाँ पर लिखेंगे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? En तक। सभी में लगा देते हैं वेक्टर। तो E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू E1। E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1p का स्क्वायर R1p का कैप। इसके बाद यहाँ पर प्लस E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2p का स्क्वायर R2p का कैप, प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट प्लस है En। तो En का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपान Rnp का स्क्वायर Rnp का कैप। अब इसी को सॉल्व करते हैं और आंसर देखते हैं कितना आता है। तो इसमें कॉमन क्या है देखते हैं, कॉमन क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो चीज़ सब में होती है वही कॉमन किया जाता है। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन करें और ब्रैकेट लगाएं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया, तो यहाँ बचेगा Q1 अपान R1p का स्क्वायर और R1p का कैप, प्लस इतना निकल जाएगा तो Q2 अपान R2p का स्क्वायर और R2p का कैप। इसके बाद प्लस डॉट डॉट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन किया गया है, तो यहाँ पर बचेगा Qn अपान Rnp का स्क्वायर और Rnp का कैप। अब इसको हम सिग्मा के रूप में लिखते हैं जैसे कि पिछली बार लिखा गया था। तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद लगाते हैं यहाँ पर सिग्मा, और सिग्मा पिछले वीडियो में बताया गया सिग्मा किस तरीके से होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सिग्मा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे x1 लिखा है, प्लस x2 लिखा है, प्लस x3 लिखा है, डॉट डॉट प्लस xn लिखा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लगा लेते हैं सिग्मा। उसके बाद देखते हैं क्या सभी जगह पर है, x x x x सभी जगह पर x है, और क्रमबद्ध क्या है 1 2 3 डॉट डॉट n, तो उसके स्थान पर लिखते हैं i। और यहाँ पर लिखते हैं जो i लिखे हैं वो 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक है। तो यहाँ लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 टू 1 से लेकर n तक, तो 1 से लेकर n तक, इस तरीके से लिखेंगे सिग्मा। यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे प्रयोग? यहाँ पर हमने लिख लिया है पहले सिग्मा, और सिग्मा लिखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखा है Q Q Q अंश में, तो हम यहाँ लिख लेंगे Q, और यहाँ पर 1 2 डॉट डॉट n, उसके स्थान पर लिखेंगे i के बाद यहाँ लिख देंगे i इज इक्वल टू 1 टू n, और इसके बाद देखते हैं और क्या मिलता है। अपान लगा है, अपान r लिखा है r, सभी जगह पर r है,
1p 2p 3p डॉट डॉट NP। तो यहाँ पर 1 2 3 के स्थान पर हो जाएगा I, और P जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1p 2p 3p की जगह पे IP का सभी का स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देते हैं। इसके बाद सब में क्या है, कैप लगा है, R 1p कैप 2p कैप 3p कैप डॉट डॉट NP कैप। तो यहाँ पर हो जाएगा R 1 2 3 जो अंक है उसके स्थान पर 1 2 N, तो यहाँ पर हो गया I, उसके बगल में समी में है P, तो यहाँ पर 1p 2p NP की जगह पर हो जाएगा IP का कैप। यही है विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक। यह एक सदिश राशि है, जैसे कि पहले बताया गया, ठीक है ना। इसका मात्रक वही होगा न्यूटन प्रति कूलाम। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसमें क्या है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ पर खींची गई निस्वक्रीय यानी कि कोई भी आकार नहीं है, निष्कोणीय यानी कि कोई भी कोण नहीं बनाता, ना कि 0 अंश 80 90 अंश, कोई भी कोण अपने हिसाब से खींच सकते हैं। निस्वक्रीय निष्कोणीय रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं अथवा विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे कि अभी इसके पहले वाले टॉपिक में देखा कि जो धनात्मक आवेश होता है वो उसमें तीर का निशान होता है बाहर की ओर। तो यहाँ पर हम निस्वक्रीय और निष्कोणीय रेखाओं को खींचते हैं। जैसे कि नंबर ए में यहाँ पर लिया गया है धनात्मक आवेश, तो धनात्मक आवेश में तीर का निशान बाहर की ओर प्रदर्शित करते हैं, ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर निस्वक्रीय निष्कोणीय एक से अधिक चाहे जितनी रेखा अपने हिसाब से जितनी रेखा खींचना चाहें खींच सकते हैं। यही रेखाएं कहलाती हैं विद्युत बल रेखाएं अथवा विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। अब यह प्रदर्शित करती हैं कि यह क्या हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं। इनको हम एक से अधिक कई रेखा भी खींच सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर है ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ऋण आवेश लिया गया है, तो क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं यहाँ पर अंदर की ओर निहित होती हैं, त्रिज्यतः अंदर की ओर उन्मुख होती हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को हमें इस प्रकार से दिखाना होगा। हम स्वतंत्रतापूर्वक एक से अधिक कई रेखाएं खींच सकते हैं क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ध्यान देना है कि ऋण आवेश में अंदर की ओर और धन आवेश में बाहर की ओर हमें काल्पनिक रेखाओं को खींचना होगा। इसके लिए कुछ और महत्वपूर्ण इसमें बिंदुओं को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो आवेश लिए गए हैं, यहाँ पर एक धनात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश है। अगर धनात्मक आवेश है तो इसमें क्या है कि जैसे कोई धन आवेश है तो कहाँ पर आकर्षण, और यहाँ पर ऋण आवेश है तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इनके मध्य अगर हमको काल्पनिक रेखाएं खींचनी हैं तो हम इस प्रकार से खींचेंगे। जैसे कि ये धन आवेश है, आकर्षण होगा ऋण आवेश की ओर, तो यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। जैसे कि यहाँ पर धन आवेश ऋण आवेश होता है तो दोनों क्या करते हैं, बल का अनुभव करते हैं। तो हमने कहा कि बल का अनुभव रेखा के माध्यम से करिए, ऐसा लगे कि दोनों आपस में आकर्षित होने के लिए खींच रहे हैं, और उन खींचने वाली रेखाओं को रेखा के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस की ओर जाएगी। तीर का निशान देखना है, प्लस से निकलता है बाहर की ओर, माइनस से निकलता है अंदर की ओर। तो तीर के निशान ऐसे रहें तो दोनों के लिए व्यवस्थित है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्लस से बाहर की ओर जा रहा है और माइनस से अंदर की ओर। यहाँ से हम यहाँ पर फिर खींच सकते हैं ये, क्योंकि काल्पनिक रेखाएं अपने इच्छा अनुसार कितनी भी खींच सकते हैं। तो प्लस से रेखाएं निकल कर जहाँ जाती हैं माइनस की ओर, तो यहाँ पर ये खींच सकते हैं। इसी प्रकार से प्लस के लिए इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। तो प्लस के लिए रेखा इधर जा रही है बाहर की ओर, हमेशा धनात्मक आवेश से बाहर की ओर जाएंगी। यहाँ पर माइनस आवेश है, इधर खींचना चाहें तो यहाँ पर हमको तीर का निशान अंदर की ओर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस आवेश में यहाँ पर तीर का निशान अंदर की ओर होता है। तो इसी प्रकार से कई काल्पनिक रेखाएं हम खींच सकते हैं जितना इच्छानुसार खींचना चाहें। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है,
यहाँ पर एक प्लस था एक माइनस था, तो इस तरीके का फिगर बना है। इसके बाद यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश की जो रेखा होगी प्लस प्लस दोनों धनात्मक, दोनों सजातीय आवेश हैं, तो क्या कहेंगे, ये प्रतिकर्षण करेंगे, यानी इनकी रेखाएं आपस में नहीं मिल सकती हैं। इस तरीके से कुछ फिगर को समझा जा सकता है। ये देखिए, इनकी रेखाएं आपस, ये धनात्मक आवेश है, इससे हम इसमें स्पर्श नहीं करा सकते, क्योंकि ये भी धनात्मक आवेश, ये कहाँ पर जाएंगी, बाहर की ओर। धनात्मक आवेश में तीर का निशान कहाँ जाता है, बाहर की ओर। तो यही हैं निस्वक्रीय निष्कोणीय काल्पनिक रेखाएं। तो इनको हम अपनी इच्छा अनुसार जितने रेखा खींच सकते हैं खींच लेंगे। इनके लिए कुछ नियम हैं। नियम नंबर फर्स्ट है कि क्षेत्र रेखाएं, जो ये रेखाएं खींची गई यहाँ पर भी धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये देखिए, यहाँ पर धनावेश है, यहाँ पर ऋणावेश है। धनावेश से प्रारंभ हुई हैं, ऋणावेश पर समाप्त हुई। किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं को ऐसे संतत वक्र माना जा सकता है जो कहीं नहीं टूटते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर थोड़ा सा यहाँ पर गैप दिया गया, खाली स्थान दिया गया है, एक ही संतत वक्र बना रहे हैं। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती हैं, तो आपस में ये रेखाएं कहीं पर भी नहीं कट सकती हैं। अगर आपस में रेखाएं कट गई तो फिगर पूरा गलत माना जाएगा। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, कभी भी ये बंद लूप नहीं बना सकती हैं, यानी इनका आकार कभी भी बंद रूप में नहीं हो सकता। ये देखिए, यहाँ से ये गई फिर यहाँ से आगे और निकल गई, तो बंद लूप नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, क्षेत्रफल डेल्टा एस। एस का मतलब है सरफेस, सरफेस का मतलब है क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इस तरीके से कोई आकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, अभी समझा जाएगा। क्षेत्रफल डेल्टा एस से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं क्या कहलाती हैं, वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई आकार दे दिया जाए और इनमें क्या कहा जा रहा है कि डेल्टा एस से होकर, डेल्टा जहाँ पर लगा रहे उसे पढ़ेंगे उस वस्तु का अवयव। जैसे यस यस है तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अवयव। तो यहाँ पर छोटा सा पूरा का क्षेत्रफल एस है, तो इसके छोटे पार्ट को, जो भी छोटा पार्ट रहेगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा एस कहलाएगा। तो क्षेत्रफल डेल्टा एस से होकर गुजरने वाले विद्युत बल रेखाएं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो ये रेखाएं गुजरने वाली, यानी ये रेखाएं इधर से होकर जा रही हैं, कहाँ से होकर जा रही हैं, डेल्टा एस से होने वाली विद्युत बल रेखाएं क्या कहलाती हैं, विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। ये रेखा इधर से निकल जाएंगी तो यही रेखाएं क्या कहलाएंगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। अथवा इसका दूसरा डेफिनेशन है कि अदिश गुणनफल फाई, इसे विद्युत फ्लक्स को किससे व्यक्त करते हैं, फाई से व्यक्त करते हैं। अदिश गुणनफल फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, जहां फाई का मतलब है वैद्युत फ्लक्स और वेक्टर ई का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ई लिखा रहे तो विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, वेक्टर ई लिखा रहे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहां पर डेल्टा वेक्टर एस क्षेत्रफल अवयव, यहाँ पर डेल्टा एस भी मिल सकता है, डेल्टा ए भी मिल सकता है। डेल्टा एस और डेल्टा ए एक ही वस्तु को प्रदर्शित करता है, जैसे कि एस का मतलब होता है सरफेस, और सरफेस से यहाँ पर आशय है कि उसका आकार गोलाकार हो या गोले के आकार का अनुभव करे। तो ये एस होगा अगर वहाँ पर हमें देखने को मिले लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई रहे और रहे चौड़ाई, तो वो प्रदर्शित किया जाएगा ए से। तो यहाँ पर अगर चौकोर आकार मिलेगा तो हम कहेंगे कि जहाँ पर डेल्टा एस है वो डेल्टा ए है, यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस भी हो सकता है, और अगर आकार लंबाई गुणे चौड़ाई का है तो फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डेल्टा ए भी हो सकता है। वैद्युत फ्लक्स के लिए ये फिगर बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक आकार दिया गया है, आकार में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को प्रदर्शित किया गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से होकर इधर निकल आती हैं क्षेत्रफल अवयव से। तो ये
ई और डेल्टा एस जब भी मिलेंगे तो हम कहेंगे ई डेल्टा एस का जो गुणन होगा वो उत्पन्न करता है विद्युत फ्लक्स। तो इतने फिगर को बना लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव परिमाण में समान एवं विजातीय बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू का कोई युगल जिनके बीच पृथक्कन का मतलब दूरी, जिनके बीच दूरी या पृथक्कन 2a है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर वैद्युत द्विध्रुव को व्यक्त करते हैं P से, अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात की जाए तो वेक्टर लग जाता है। तो वेक्टर P बराबर Q इंटू 2a, और Q इंटू 2a का अगर गुणा किया जाए, वेक्टर कैप P तो रहेगा ही, अगर हम Q इंटू 2a का गुणा करें तो यहाँ पर वेक्टर P बराबर 2QA वेक्टर कैप P हो जाएगा। इसके बाद यही होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो इसका फिगर समझते हैं कि परिमाण में समान यानी मान समान रहेगा। विजातीय बिंदु आवेश, विजातीय आवेश का मतलब है कि एक धनात्मक आवेश रहेगा तो दूसरा ऋणात्मक आवेश रहेगा। तो इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि यहाँ पर दो आवेश हैं, एक धनात्मक आवेश है, या तो प्लस क्यू लिखा जाए या तो क्यू ही लिख दिया जाए, वो धनात्मक आवेश ही पढ़ा जाता है। ये एक बिंदु आवेश है और दूसरा यहाँ पर बिंदु आवेश है, एक प्लस क्यू है, दूसरा हो जाएगा माइनस क्यू। तो हम पढ़ेंगे परिमाण में समान, दोनों का मान क्यू ही है। विजातीय बिंदु आवेश एक प्लस है दूसरा माइनस है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू युगल जिनके बीच पृथक्कन यानी जिनके बीच दूरी 2a हो। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी ध्यान रहे कि कितनी होनी चाहिए, 2a दूरी r से व्यक्त करते हैं, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव अगर पढ़ना है तो हम कहेंगे उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2a होनी चाहिए। तो इनके बीच की जो दूरी होगी उसको लिखेंगे 2a। अगर है तो यही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के लिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करते हैं P से, तो यहीं पर लिख देंगे वेक्टर P। अगर वैद्युत द्विध्रुव दिखाना है तो P लिखेंगे, अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिखाना है तो यहाँ पर लिख देंगे वेक्टर P। तो P या वेक्टर P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, और हमको ज़रूरत पड़ेगी आगे के थ्योरेटिकल लगाने के लिए वेक्टर P बराबर 2QA कैप P की। तो इसकी तरीके से हम आगे लगाएंगे।